नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी लूप में। हिस्ट्री को हम पढ़ रहे थे और हिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत को। मध्यकालीन भारत में हमने अब तक पढ़ा था, पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि कैसे भारत पर पहला तुर्क आक्रमण किया। और पहला तुर्क आक्रमण किसने किया था आप सभी बहुत ही अच्छी तरह से जानते हो। महमूद ऑफ गजनी ने, यानी कि महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। हमने उसके आक्रमण के कारणों को पढ़ा कि उसने आक्रमण क्यों किए और उसके आक्रमण करने से भारत पर क्या प्रभाव पड़े, हमने सबको डिटेल में पढ़ा। कहानी अब आगे यहाँ से स्टार्ट होती है कि भारत पर इसके बाद होता है तुर्क का दूसरा आक्रमण। भारत पर दूसरा तुर्क आक्रमण होगा और दूसरा तुर्क आक्रमण कौन करेगा? एक और शासक, एक और मुस्लिम शासक जिसका नाम है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी भारत पर दूसरा तुर्क आक्रमण करेगा और यह भारत पर 1175 से लेके 1206 तक भारत में रहेगा और भारत पर शासन करेगा। इससे पहले हम इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। यह कहाँ से आया था? यह आया था गजनी से, उसी गजनी से जहां से आया था महमूद ऑफ गजनी। ठीक है दोस्तों, इसीलिए यह एक तुर्क आक्रमण था। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि गजनी तो अफगानिस्तान में है, वो फिलहाल तो अफगानिस्तान में है, लेकिन उस समय गजनी तुर्क में हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात ये क्या था, यह एक शंसबानी मुस्लिम था। ठीक है, शंसबानी मुस्लिम था। ये मोहम्मद गोरी इसको क्यों कहते थे? क्योंकि यह एक गौर वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? गौर वंश का शासक था। इसीलिए इसको हम कहते हैं मोहम्मद ऑफ गौर भी इसको कहते हैं, मोहम्मद गोरी भी इसको कहते हैं, सभी इसी के नाम हैं। यह भारत पर आक्रमण क्यों करता है? इसको भारत पर आक्रमण करने की क्यों जरूरत पड़ी? ठीक है दोस्तों, जब यह गजनी पर शासन कर रहा था तो उस समय क्या चल रहा था? गौर वंश वहां पर शासन कर रहा था। इससे पहले आपको पता है महमूद ऑफ गजनी के समय में कौन शासन करता था? आप सभी मेरे को बताएंगे कमेंट बॉक्स में, मैंने आपको पिछली वीडियो में वो पढ़ाया था। ठीक है दोस्तों, यह भारत आता है 1175 AD में। 1175 AD में यह किस पर हमला करता है आकर भारत में? इसका रीजन पढ़ते हैं। रीजन क्या था? रीजन था एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब विस्तार। यह अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था कि मेरा ही राज दुनिया के हर एक कोने में हो, जितना भी पॉसिबल हो सके यह अपने राज्य को, अपने अंदर आने वाले एरिया को उसको एक्सपेंड करना चाहता, उसका विस्तार करना चाहता था। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले इसने आक्रमण किया 1175 AD में। यह 1175 AD में कहाँ आक्रमण करता है? यह करता है आक्रमण मुल्तान पर। कहाँ आक्रमण करता है? मुल्तान पर। मुल्तान फिलहाल कहाँ है? पाकिस्तान में। उस समय भारत का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, मुल्तान पर आक्रमण करता है और मुल्तान पर किन लोगों पर वो आक्रमण करता है? उस समय वहां शासन कर रहे थे करमाथी मुस्लिम्स। करमाथी मुस्लिम्स वहां पर शासन उस समय कर रहे थे। वो करमाथी मुसलमानों पर आक्रमण कर उन्हें हरा देता है और अपना राज बसा लेता है। करमाथी मुसलमानों से युद्ध जीतने के बाद इसकी नजर पड़ती है भारत के सोमनाथ मंदिर पर, क्योंकि इसको हिस्ट्री पता थी। इसको पता था कि महमूद ऑफ गजनी जो इसी का सीनियर था, उसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके उसे लूट कर वहाँ से काफ़ी धन संपदा लूटी थी और बहुत ज़्यादा उसको वहाँ से बेनिफिट मिला था, बहुत सारी उसको संपदा वहाँ से मिल गई थी। तो इसका भी क्या टारगेट होता है? इसका अगला ही टारगेट था क्या? हमारा सोमनाथ मंदिर। ठीक है दोस्तों,
सोमनाथ मंदिर पर यह आक्रमण करने की कोशिश करता है, लेकिन उस समय यानी कि 1178 एडी में, ये 1178 एडी की बात है, और ये जो मुल्तान पर आक्रमण करता है ये करता है 1175 एडी में, क्योंकि यह प्रथम आक्रमण था। 1175 एडी में इसने किया मुल्तान पर आक्रमण, और 1178 एडी में ये सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने की कोशिश करता है। लेकिन इस समय यहाँ पर शासन कौन कर रहा होता है? भीम सेकंड। जब महमूद ऑफ गजनी ने आक्रमण किया था उस समय शासन कौन कर रहा था? भीम फर्स्ट। और इस समय शासन कर रहा था भीम सेकंड। कई जगह इसका नाम मूलराज सेकंड, मूलराज द्वितीय, मूलराज द्वितीय भी इसको कहा जाता है। इस समय शासन कर रहा था भीम सेकंड। और ये लोग भीम यानी कि मूलराज यह सीख गया था, इसको हिस्ट्री इसने भी पढ़ी थी, इसको पता था कि पहले हमारी क्या कमजोरी थी और हम महमूद ऑफ गजनी से युद्ध क्यों हारे। 1178 एडी में जब मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर, उस समय मूलराज द्वितीय एक्टिव था, उसको पता था कि कैसे उसका सामना करना है, और उसको बहुत ही बुरी तरीके से डिफीट किया मूलराज द्वितीय ने। मूलराज सेकंड के साथ उसका युद्ध होता है वहाँ, और मूलराज सेकंड उसको खदेड़ता हुआ कहाँ तक ले जाता है? राजस्थान के माउंट आबू नामक एक ये प्लेस है, एक टूरिस्ट प्लेस है, कभी जाके आना, बहुत ही अच्छा प्लेस है। माउंट आबू पर उनका युद्ध होता है, इस जगह पे उनका युद्ध होता है, इसके आसपास उनका युद्ध होता है, और इस युद्ध में मूलराज द्वितीय जीत जाता है। हारता कौन है? गोरी, मोहम्मद गोरी इस युद्ध में हार जाता है, और मूलराज द्वितीय गोरी को बंधक बना लेता है। अगर आपसे पूछ ले या एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि मोहम्मद गोरी की पहली हार भारत में कब हुई थी और किसके खिलाफ हुई थी, किसने मोहम्मद गोरी को सबसे पहली बार हराया, आपको एक ऑप्शन तो मिलेगा मूलराज या भीम सेकंड। भीम फर्स्ट ऑप्शन मिल सकता है, ठीक है। आपको ऑप्शन मिल सकता है पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। मोस्टली लोग पृथ्वीराज चौहान पर ऑप्शन लगा के टिक लगा के आ जाएंगे, कुछ लोग भीम फर्स्ट पर भी टिक लगा के आ जाएंगे क्योंकि वो भूल जाएंगे सेकंड को। और अगर भीम सेकंड ऐसे लिखा होगा भीम फर्स्ट और मूलराज, तो काफ़ी लोग भीम पे लगा देंगे, मूलराज को भूल जाएंगे। लेकिन जो पहली बार किसने इसको चखाई थी? मूलराज सेकंड ने इसको चखाई थी, ठीक है दोस्तों। हम शुरू से ही ये पढ़ते आ रहे हैं, शुरू से ही हमने सीखा है, हमने बचपन में सुना है, हमारे बुजुर्गों से सुना है कि जो मोहम्मद गोरी था बार बार भारत पर आक्रमण करता था, और उसका युद्ध किसके साथ होता था? उसका युद्ध होता था हमारे राजा पृथ्वीराज चौहान के साथ। और कौन से पृथ्वीराज चौहान के साथ? पृथ्वीराज चौहान द थर्ड, पृथ्वीराज चौहान थर्ड के साथ उसके युद्ध हुए। हमने ऐसा हमारे बचपन में सुना है कि पृथ्वीराज चौहान के साथ मोहम्मद गोरी के बार बार युद्ध हुए, 16-17 बार उसने पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ाइयाँ लड़ी, और पृथ्वीराज चौहान उसको हर बार माफ़ कर देता था। हम डिटेल में पढ़ेंगे उस स्टोरी को भी, इसलिए हमारे मन में पहला ऑप्शन आता है कि इसको मोहम्मद गोरी को पहला युद्ध किसी ने हराया, हमने जो हमारी बचपन की सीख है वो याद आ जाती है और हम ऑप्शन लगाते हैं पृथ्वीराज चौहान। लेकिन ऐसा नहीं है, मूलराज द्वितीय वो बंदा था जिसने इसको पहली बार हराया, ठीक है। मूलराज सेकंड ने इसको कैद कर लिया और इसको अपनी कैद में रखा। लेकिन हिस्टोरियन, इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि मूलराज सेकंड की जो मदर थी वो मूलराज के आगे सिफारिश करती है कि बेटा इसको जाने दे, ये चला जाएगा अपने देश वापस, यहाँ नहीं मुड़ के आएगा। उसकी सिफारिश पे, उसके कहने से उसने मोहम्मद गोरी को वहाँ से छोड़ दिया, उसको अपने घर जाने के लिए रवाना कर दिया। वहाँ से छूटने के बाद मोहम्मद गोरी अपने घर वापस यानी कि गजनी वापस नहीं जाता है,
वो भारत में ही रहकर क्या करता है, अपनी सेना को रीबिल्ड करने का कार्य करता है। रीबिल्ड यानी कि पुनर्गठित करने का कार्य वो करता है। पुनर्गठित उसने अपनी सेना करने स्टार्ट कर दी थी और 1186 में 1186 इस साल उसने पंजाब पर आक्रमण कर दिया। पंजाब पर उसने आक्रमण कब किया, 1186 एडी में वो पंजाब पर हमला कर देता है। और उस समय के पंजाब के जो राजा थे वो कौन राज कर रहा था पंजाब पर, पंजाब पर उस समय हमने महमूद ऑफ गजनी के टाइम पे ये पढ़ा था कि महमूद ऑफ गजनी ने जो सबसे पहला काम किया तो वो क्या किया था, पंजाब पर उसने अपना कब्जा कर लिया था। पंजाब पर उस समय शासन यानी कि कौन कर रहा था, गजनी वंश शासन कर रहा था। कौन शासन कर रहा था, गजनी वंश। गजनी वंश उस समय पंजाब पर शासन कर रहा था। और गजनी वंश का भी कौन उस समय शासन कर रहा था उस पर, गजनी वंश का खुसरो खान उस समय वहां पर शासन कर रहा था। उसने इसको डिफीट किया, वो इसको हरा देता है और अपना राज्य वो इस यहाँ पर स्थापित कर लेता है। उसने कहाँ कहाँ अपना राज्य स्थापित किया, उसने वहां अपना राज्य स्थापित किया सिंध पर, पंजाब पर और जो हमारा कश्मीर है, कश्मीर पर उसने कब्जा कर लिया। ठीक है दोस्तों, इन 3 एरिया पर, इस बेल्ट पर उसका कब्जा हो गया था। ठीक है, और इसी के पैरेलली अब हमारे इस कहानी में एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है। इसी के समकालीन, इसी के पैरेलल एक और राजा शासन कर रहा था। उसका शासन कहां चल रहा था, दिल्ली, अजमेर और सांभर जिले पर। सांभर पर उसका राज्य चल रहा था। दिल्ली, अजमेर और सांभर, इस पर किसका राज्य था, इस पर राज्य था हमारे पृथ्वीराज चौहान द थर्ड का। और उसकी जो कैपिटल थी वो क्या थी, अजमेर। अजमेर उसकी कैपिटल हुआ करती थी। मैं यहाँ पृथ्वीराज चौहान के बारे में थोड़ी सी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। पृथ्वीराज चौहान की एक दरबार में एक कवि थे जिनका क्या नाम था, और पृथ्वीराज चौहान का भी क्या नाम था। उनको एक नाम था, उनका क्या था, राय पिथौरा। राय पिथौरा के नाम से भी उनको जाना जाता था। और उनके दरबार का एक कवि था, उसका नाम था चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई उनके दरबार में एक कवि हुए थे और एक बहुत ही महान कवि हुए थे। और उन्होंने अपना एक महाकाव्य लिखा था और उस काव्य का क्या नाम था दोस्तों, उस काव्य का नाम बहुत ही आसान है। वो क्या है नाम, पृथ्वीराज। अगर आपको याद है तो पृथ्वीराज लिख दीजिए और उसके आगे लिख दीजिए रासो। पृथ्वीराज रासो नाम की इनकी एक रचना इन्होंने लिखी थी। और इसी पृथ्वीराज रासो नाम की अपनी रचना में यह वर्णन करते हैं, किस बात का वर्णन करते हैं, ये वर्णन करते हैं पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में जो युद्ध लड़े गए, उन युद्धों का यह जिक्र अपनी किताब पृथ्वीराज रासो में करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं चंद्रबरदाई? चंद्रबरदाई ये कहते हैं कि जो मोहम्मद गोरी था वो बार बार हमारे राजा पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करता था और पृथ्वीराज चौहान बहुत ही आसानी से मोहम्मद गोरी को हरा देते थे। और उनको हरा कर वो क्या करता था, मोहम्मद गोरी फिर से अपने छूटने की, अपने फ्री होने की, अपनी आज़ादी की भीख मांगता था। और हमारे पृथ्वीराज राजा क्या करते थे, उनको माफ़ कर कर छोड़ देते थे। लेकिन वो डीठ था, वो फिर आक्रमण करता था, फिर आता था और फिर पृथ्वीराज उसको माफ़ करके छोड़ देते थे। ऐसा कुल कितनी बार होता है? ऐसा कुल 16 + 1 17 बार होता है। ठीक है दोस्तों, ये एक मैंने अलग से क्यों लिखा है
मैं इसका भी आपको कारण बताऊंगा। मेरे हिसाब से एक बार हम इसको रब कर देते हैं, ये भर गया है हमारा एरिया। तो क्या होता है, चंद्र बरदाई लिखते हैं कौन सी किताब, पृथ्वीराज रासो। ठीक है दोस्तों, पृथ्वीराज रासो में वो क्या जिक्र करते हैं, जो 16+1 मैंने लिखा है वो मैं कैसे बता रहा हूं आपको, इस बात को समझेंगे। अकॉर्डिंग टू चंद्र बरदाई, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 17 बार माफ किया। लेकिन दूसरे हिस्टोरियंस वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 2 ही लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, इसीलिए मैंने 16 और 2 को अलग अलग कर दिया। ठीक है दोस्तों, आप कंफ्यूज मत होना था। अगर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो आप ये देखिए कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 2 ही युद्ध हुए थे, जिनको हम जानते हैं तराइन का पहला युद्ध और तराइन के दूसरे युद्ध के बारे में। दूसरे युद्ध को हम ऐसे उसको जानते हैं। लेकिन तराइन के युद्धों को पढ़ने से पहले हम एक और राजा को पढ़ेंगे, जिसका नाम है राजा जयचंद। राजा जयचंद को हम पढ़ेंगे। जो राजा जयचंद थे उनका राज कहाँ चलता था, राजस्थान के ही कन्नौज में वो राजा राज कर रहे थे। कौन? जयचंद। ठीक है, इन्हीं राजा जयचंद की एक बेटी थी, जिसका क्या नाम था, उसका नाम था संयोगिता। यह हमारे इस कहानी की नायिका है। ठीक है, यह हमारे इस कहानी की नायिका है। ठीक है, इस कहानी में 2 गोरी हैं, एक तो मोहम्मद गौरी है और एक गोरी है संयोगिता, जो हमारी कहानी की नायिका भी है। और हमारे नायक इस कहानी के कौन है? पृथ्वीराज चौहान। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है, इनकी कहानी को हम समझ लेते हैं। जो पृथ्वीराज चौहान थे, वो जो हमारे नायक हैं, वो नायिका से शादी करना चाहते हैं। वो इनसे बेहद प्रेम करते हैं, ये भी उनसे बहुत प्रेम करती हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि जयचंद यानी कि लड़की का फादर यह रिश्ता मंजूर नहीं करता, उसको यह रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं होता। एक बार क्या होता है कि जयचंद संयोगिता का संवैर रचाते हैं। संवैर उन्होंने आयोजित किया, सभी राजाओं को बुलाया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को न्योता नहीं भेजा। इससे पृथ्वीराज चौहान बहुत ऐसे उनको गुस्सा आया और वो क्या करते हैं, वो जाते हैं कहाँ, इनके घर यानी कि कन्नौज में। और जब वो संवैर चल रहा था उसी संवैर से संयोगिता को भगा लाते हैं और उनको भगा कर उनसे शादी कर लेते हैं। ऐसे थी इनकी कहानी। ठीक है दोस्तों, लेकिन इससे पहले क्या होता है, इससे पहले तराइन का पहला युद्ध लड़ा जा चुका था। तराइन का पहला युद्ध लड़ा था। तराइन कहाँ स्थित है? हरियाणा में। हरियाणा में, ठीक है। हरियाणा की किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? करनाल में। करनाल में एक जगह है तरावड़ी, आज जिसको तरावड़ी बोलते हैं ना, वही था तराइन। ठीक है दोस्तों, तराइन कहाँ है? करनाल के तरावड़ी को ही तराइन बोलते थे। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को फिर हरा दिया। फिर उसने अपनी आज़ादी की भीख मांगी और क्षमा याचना की। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को माफ कर देते हैं कि जा बेटा मौज ले। ठीक है, फिर क्या होता है, दूसरी बार उसको ये कह के भेज देते हैं कि बेटा जा, तू कहाँ चला जा, अपने देश यानी कि गजनी वापस लौट जा। ठीक है, और यह गजनी वापस लौट भी जाता है। लेकिन इसके इरादे तो वही थे, यह ठहरा डीठ का डीठ, इसने तो फिर अटैक करना था, फिर अटैक किया। लेकिन अब इसने अकेले अटैक नहीं किया, यह अपने साथ एक बंदे को और लेके आया, एक राजा को और लेके आया। और वो राजा कौन था? वो राजा था जयचंद। अब जयचंद का साथ इसको मिला। जयचंद के रिश्ते जो थे पृथ्वीराज से पहले से अच्छे नहीं थे। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यही तो कारण था कि भारत पर मुस्लिम इन्वेजन हुए, बाहर के लोगों ने हम पे आक्रमण क्यों किए, क्योंकि हमारी आपस में ही पटती नहीं थी। हम आपस में, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की आपस में नहीं बन रही, और जयचंद मिल गया किसके साथ? मोहम्मद गौरी के साथ। मोहम्मद गौरी और जयचंद ने मिलकर पृथ्वीराज पे हमला किया और तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया। उसमें
मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। किसके कारण? राजा जयचंद के कारण। यहाँ जयचंद ने ब्लंडर किया था और एक गलती पृथ्वीराज चौहान भी कर चुके थे। क्या गलती कर चुके थे कि युद्ध में जीतने के बाद भी मोहम्मद गोरी को उन्होंने मारा नहीं, उन्होंने उसकी दया याचना सुन के उसको माफ कर दिया। ठीक है दोस्तों, और यहां से हिस्ट्री एकदम बदल जाती है। पृथ्वीराज चौहान थर्ड के आने के बाद भारत पर मुस्लिम राज छा गया, और कब तक छाया रहा? 1707 AD तक। ठीक है दोस्तों, 1707 AD तक। जब पृथ्वीराज को ये पता लगा कि वो गजनी वापस चला गया है, कौन? मोहम्मद गोरी। पहला तराइन का युद्ध लड़ने के बाद जब मोहम्मद गोरी वापस चला गया तो इसने अपने उस फ्रंटियर से ध्यान हटा लिया और ध्यान चला गया पूरा संयोगिता के ऊपर, और उन्होंने मिलके जयचंद ने अटैक कर दिया पृथ्वीराज चौहान पे, और उसने पृथ्वीराज चौहान की डेथ करवा दी, यानी कि उनको मरवा दिया। ठीक है दोस्तों, लेकिन इस जो ये किताब थी पृथ्वीराज रासो, और जो कवि चंद्र बरदाई थे, वो अपनी स्टोरी कुछ अलग ही तरीके से बताते हैं। वो क्या कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के एक और उनके साथ उनके दोस्त थे, उनके सेनापति भी थे, वो उनके साथ पृथ्वीराज चौहान को बंधक बना लिया था मोहम्मद गोरी ने। उनको मारा नहीं, उनको सिर्फ बंधक बना लिया था। और जब वो दरबार में खड़े थे तो पृथ्वीराज चौहान ने अपनी गर्दन नीचे नहीं झुकाई, वो मोहम्मद गोरी की आंखों में आंखें डालकर उसको चैलेंज कर रहा था। मोहम्मद गोरी के बार बार कहने पर भी पृथ्वीराज चौहान ने गर्दन नीचे नहीं झुकाई। इस बात से गुस्सा होकर मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान की आंखें ही फुड़वा दी। आंखें फुड़वा दी तो उसके बाद भी वो उसकी जेल में रहे, और जब वहाँ पर खेलों का आयोजन हो रहा था तब उनका दोस्त, उनका सेनापति मोहम्मद गोरी को ये कहता है कि इस चैंपियनशिप में, इस प्रतियोगिता में पृथ्वीराज चौहान को भी हिस्सा लेने दीजिए। मोहम्मद गोरी कहता है, अरे ये तो अंधा, ये कैसे तीर चलाएगा? बोला जी ये चलाएगा, इसकी मेरी गारंटी है। और वो उसको बताता है कि पृथ्वीराज चौहान शब्द बेदी बाण, यानी कि शब्द बेदी बाण नहीं बताता, वो उसको बताता है कि पृथ्वीराज चौहान ऐसे धुरंधर हैं, मैं उसको कान में बताऊंगा और वो निशाना लगा के दिखाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बात होती है। और मोहम्मद गोरी इस चीज़ को देखने के लिए, तमाशा उसको समझ के उसकी हाथ खोल देता है, और जो उसका सेनापति था, उसका दोस्त था पृथ्वीराज चौहान का, वो कहता है 4 बांस 24 गज उंगल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। यानी कि वो कहता है, वो उसको डिस्टेंस बताता है कि 4 बांस और 24 गज का फासला है तुम्हारे और सुल्तान के बीच में, और 8 उंगल और 1 अंगूठा जितनी दूरी है उसके ऊपर सुल्तान बैठा है। जैसे ही आवाज आए तुम सुल्तान पर तीर चला देना, चूकना नहीं है, मत चुको चौहान, ऐसे वो बोलता है। ठीक है दोस्तों, ये है, तो ये जो दो लाइनें बहुत मशहूर हैं, आप गूगल कर लेना, आपको मिल जाएगा इसके बारे में एक हिस्ट्री, एक कोई एनिमेटेड वीडियो भी शायद आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, जब वहाँ से मोहम्मद गोरी तीर चलाने का आदेश करता है तो जो राजा पृथ्वीराज चौहान थे वो सीधे उसी आवाज़ की तरफ अपना तीर छोड़ देते हैं, और तीर जाकर लगता है सीधा मोहम्मद गोरी की छाती में, और वहीं मोहम्मद गोरी की डेथ हो जाती है। ऐसा सिर्फ एक ही बंदा कहता है, कौन कहता है? चंद्र बरदाई। ठीक है, ऑफिशियली इसको ऐसा नहीं मानते। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे कि हिस्टोरियन इस मोहम्मद गोरी की डेथ को कैसे मानते हैं, और ऐसे डेथ हुई थी किसकी? एज पर चंद्र बरदाई मोहम्मद गोरी की डेथ ऐसे हुई थी। इसके बाद जो वो सेनापति था वो अपने जेब से चाकू निकालकर पृथ्वीराज का गला काट देता है, फिर खुद का गला काट लेता है। ऐसा बताते हैं कि वो जो दोनों लोग थे वो इतने खास मित्र थे कि एक ही साथ पैदा हुए, यानी कि एक ही समय में पैदा हुए थे, और एक ही थाली में खाया और एक ही साथ मर गए। उनकी दोस्ती को ऐसे याद किया जाता है, मिसाल दी जाती है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, क्योंकि दिल्ली को तो उसने जीत लिया था 1193 में। 1193 में वो दिल्ली को अपनी राजधानी बना देता है।
राजधानी घोषित वो कर देता है दिल्ली को 1193 में। इसके बाद क्या होता है 1194 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट तारीख है 1194 AD। ठीक है दोस्तों, अब जो राजा जयचंद थे, क्या उसका मामा का लड़का था? मोहम्मद गोरी के मामा का लड़का तो नहीं था ना जयचंद। उसको क्या मतलब था जयचंद से? जयचंद से जो मतलब था पृथ्वीराज खुराना वो उसने पूरा कर लिया था। अब नंबर था 1194 में किसका? जयचंद का। जयचंद के साथ इसका युद्ध हुआ। ठीक है दोस्तों, और जयचंद के साथ इसका कौन सा युद्ध हुआ? इसका युद्ध बोलते हैं इसको चंद्रावर का युद्ध। चंद्रावध का युद्ध, इसमें वो जयचंद की भी हत्या कर देता है। जयचंद को राया, जयचंद की डेथ वहां पे होगी चंद्रावर युद्ध में 1194 AD में। ठीक है दोस्तों, यहां फिर आता है एक गैप। अब लास्ट जो इस पूरे चैप्टर का लास्ट है वो है 1206। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में आपको मैं फिर बताऊंगा। पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक, और अपनी जो भी राय है हमारे बारे में और कुछ आपके सजेशंस हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए दोस्तों, उसका भरपूर इस्तेमाल कीजिए। और जो सब्सक्राइब का बटन है उसको ग्रे बना दीजिए। ठीक है दोस्तों, ऐसा रेड नहीं होना चाहिए, ग्रे होना चाहिए। 1206 में क्या हुआ है? 1206 में हुई है उसकी डेथ। उसकी डेथ कैसे होती है? अब जब मोहम्मद गोरी आया था भारत में तो वो अपने साथ स्लेव्स को लेके आया था। स्लेव्स को लेके आया था। ठीक है दोस्तों, स्लेव्स यानी कि गुलाम, और इन्हीं गुलामों ने आगे जाकर दिल्ली सल्तनत शुरू की थी। पहला जो वंश आएगा दिल्ली सल्तनत में वो कौन सा होगा? गुलाम वंश। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं कि गुलाम होना उस समय कोई ऐसा था भी गुलाम बना लिया तो गुलाम है तो वो गुलाम रहेगा, ऐसा नहीं था। गुलाम होना एक अच्छी चीज मानी जाती थी। ये कहते थे कि बेटा पैदा करने से बड़े तो गुलाम रख लो, कि बेटा तो आपका लॉयल नहीं रहेगा, गुलाम लॉयल रहेगा। और गुलामों को आगे पोजीशन पे रखा जाता था, उनके सेक्रेटरी होते थे गुलाम। ठीक है दोस्तों, जैसे आपने पढ़ा था कि महमूद ऑफ गजनी थे, उसके फादर भी एक गुलाम थे और उनको क्या बनाया था? गवर्नर बनाया था। ठीक है दोस्तों, गुलामों को साथ लेके आया था। तो अपने एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक को यह दिल्ली सौंपकर, ये दिल्ली इसने सौंप दी कुतुबुद्दीन ऐबक को, और वो चल पड़ा वापस गजनी। यहां से वो सोच लेता है कि अब मेरा समय यहां पूरा हो गया है और मैं गजनी वापस चला जाता हूं। जब वो अपने घर गजनी वापस जा रहा होता है तो राजस्थान में उसको फिर मिल जाते हैं खोखर। खोखर यानी कि जाट। खोखर उसको मिल जाते हैं और खोखरों से उसका युद्ध होता है। ठीक है, कई लोग खोखर जाटी बताते हैं, कई लोग कहते हैं कि सिया मुस्लिम थे। ये एक थोड़ा कन्फ्यूजन है। ठीक है, ज़्यादा लोग खोखरों को यानी कि जाट कम्युनिटी को मानते हैं कि जाट कम्युनिटी में ने उसका उस समय वध कर दिया था। एक बार जब वो जा रहे थे तो अपने टेंट लगाकर वो बैठे थे वहाँ पे, और टेंटों पर वो कम्युनिटी, जाट कम्युनिटी या सिया मुसलमान जो भी था, अटैक कर देते हैं। और एक सस्पेंस है इस बारे में, कोई क्लियर बात नहीं है कि इसकी डेथ कैसे हुई थी, जाटों के द्वारा हुई थी या सिया मुस्लिम्स के द्वारा हुई थी। वो उसको मार देते हैं और इसके बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वह बैठता है दिल्ली पर, दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। और यहाँ से हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत को। गुलाम वंश की शुरुआत है यहाँ से, दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश की शुरुआत यहाँ से होती है। तो ठीक है दोस्तों, स्टे ट्यून्ड, हमसे जुड़े रहिए और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जिसका टॉपिक होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। हम इसको पढ़ेंगे और गुलाम सल्तनत को हम पढ़ेंगे कि वो कैसे राज करती है। ठीक है दोस्तों, हैव अ नाइस डे।